हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। ऐसे पेड़ पौधों का समूह जो बिना किसी हस्तक्षेप अथवा मानवीय गतिविधियों के द्वारा उगता है और अपनी वृद्धि करता है, उसे ही हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। हम लोग बात करेंगे वन और वनों के प्रकार कितने पाए जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वनों के प्रकार। प्रमुख वनस्पति प्रकार एवं जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को 5 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। हम लोग इसे 5 मुख्य भागों में बांटकर पढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की। जैसे भारत में एक कलर से देख रहे हैं, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसकी बात हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर करेंगे। भारत में सर्वाधिक वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे मानसूनी वन या पतझड़ वन के नाम से जानते हैं, जो आप लोग येलो कलर का देख रहे हैं, सब पर्णपाती वनों का एरिया है। अगर तीसरे की बात करें उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन, जैसा राजस्थान, कुछ भाग महाराष्ट्र, कुछ भाग कर्नाटक में, कुछ भाग गुजरात में पाया जाता है। चौथे की हम बात करेंगे पर्वतीय वन की और पांचवे की हम बात करेंगे मैंग्रोव वन की बात करेंगे। मैप के माध्यम से समझ रहे होंगे कि पर्वतीय वन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जा रहे हैं। वहीं मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल और नदियों के डेल्टाओं में, जैसे यहाँ महानदी, गोदावरी और गुजरात में ये वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक एक वन के बारे में जानेंगे कि एग्जाम से कौन से क्वेश्चन इससे बनेंगे। जैसे इसमें प्रश्न करता है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषताएं क्या हैं, पूछेगा कि ये वन कहाँ पाए जाते हैं, इसमें और किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, अगर प्रश्न करे तो बताएंगे जिन स्थानों पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा हो और तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, वहां पर कौन से वन पाए जाते हैं, तो बताएंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगर प्रश्न पूछे कि जिन स्थानों पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो बताएंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे आर्द्रता अधिक होने के कारण ये वन हमेशा हरे भरे रहते हैं। अगर प्रश्न आए कि कौन से वन हमेशा हरे भरे रहते हैं, तो बताएंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हमेशा हरे भरे रहते हैं। कौन से वन हैं जो बहुत घने होते हैं, अगर घने पर आए तो बताएंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगर प्रश्न करे कि वृक्षों में किसमें विविधता पाई जाती है, अर्थात एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं या वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो बताएंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ये पाए जाते हैं। और इनकी एक मुख्य विशेषताएं रही, वर्ष भर हरे भरे रहेंगे, बहुत घने होते हैं और वृक्षों में विविधता पाई जाती है। औसतन 60 मीटर ऊंचे वृक्ष मिलते हैं। औसतन इससे भी अधिक ऊंचे वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में मिलते हैं। औसतन 60 मीटर ऊंचे वृक्ष मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, ये वन पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग बात करते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता इसी प्रकार के वनों में पाई जाती है। जैव विविधता से तात्पर्य है इस प्रकार के वनों में जीवों की विभिन्न प्रजातियां, साथ ही वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसे हम लोग जैव विविधता कह रहे हैं। और इसी प्रकार के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जा रही है। वहीं अगर क्षेत्र की बात करें कि कहां कहां ये मिलते हैं, तो हम लोगों ने जाना कि ये पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत अर्थात पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये वन पाए जाते हैं। नंबर 1 उत्तर लगाएंगे पश्चिमी घाट, दूसरा उत्तर पूर्वी भारत,
या पूर्वी हिमालय। तीसरा लगाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये वन पाए जाते हैं। हम लोग जलवायु जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने जाना था कि वर्षा कहाँ सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसमें मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं। इसमें है महोगनी, आप लोग जान रहे हैं महोगनी, इसको डबल क्लिक कर लेंगे, ये याद रखेंगे, अक्सर पूछता है। साथ ही एबनी, आबुनुस मिल रहा है, रोजवुड, एनी, बांस मिल रहा है, साथ ही आयरनवुड जिन्हें लॉ कास्ट कह रहे हैं, और सिनकोना इस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, महोगनी, एबनी, रोजवुड, एनी, बांस, आयरनवुड और सिनकोना ये वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के हैं। हम लोग बात करेंगे अर्ध सदाबहार वन किसे कहते हैं। जैसे हम लोग जान रहे हैं कि जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्र पर्णपाती वनों का और सदाबहार वनों का मिश्रित क्षेत्र होता है, जिसे कहते हैं संक्रमित क्षेत्र या संक्रमण होता है, उसे ही अर्ध सदाबहार वन कहते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप होते हैं। हम लोग आगे पर्णपाती वन पढ़ेंगे। पर्णपाती वन दो प्रकार के हैं, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन और सदाबहार के मिश्रित रूप होते हैं, ये संक्रमित क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे साइडर होलक कैल के रूप में हम लोग जानते हैं। हम लोगों ने जाना वर्ष भर हरे भरे, बहुत घने और सर्वाधिक जैव विविधता इसी प्रकार के वनों में पाई जाती है। हम लोगों ने इसके बारे में बात की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हम लोग देख लेते हैं ये वृक्ष है महोगनी का। महोगनी भी क्या है, सदाबहार वन में आता है। सिनकोना देख रहे हैं, सिनकोना भी सदाबहार में आता है। वहीं आयरनवुड देख रहे हैं, आयरनवुड जिसे लॉ कास्ट के नाम से जानते हैं, ये वन सदाबहार वन के हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये है एबनी वृक्ष है। ये बांस देख रहे हैं और रोजवुड देख रहे हैं। देखिए इसकी लकड़ी जैसे गुलाब की तरह काटने पर दिखाई पड़ती है, इसलिए इसका नाम रोजवुड के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने वन सदाबहार में कौन कौन से पढ़े, महोगनी, सिनकोना, आयरनवुड, एबनी, बांस, रोजवुड। इसको याद रखेंगे, ये वृक्ष किसके हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या इसे पतझड़ वन के नाम से भी जानते हैं, मानसूनी वन के नाम से भी इसे जानते हैं। चाहे प्रश्न करे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या पूछे उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। जिन स्थानों पर वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है वहां पर पतझड़ वन पाए जाते हैं। प्रश्न करेगा कि जिन स्थानों पर वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे पतझड़ वन या मानसूनी वन या पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगर प्रश्न करें कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाला वन कौन है, तो बताएंगे पर्णपाती वन है। जल की उपलब्धता के आधार पर ये वन दो प्रकार के होते हैं, इसे हम दो प्रकार में बांट के पढ़ सकते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर एक तो पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जहां अपेक्षाकृत ज्यादा वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जहां अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखते हैं। हम लोग बात करेंगे पर्णपाती वन की। पर्णपाती वन दो प्रकार के हैं, एक हम लोग पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और एक पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। जहां वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और ये पाए कहां जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में पाए जाते हैं, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं भारत के बड़े क्षेत्रफल पर
पर्णपाती वन पाए जा रहे हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर अगर पूछे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं तो बताएंगे पर्णपाती वन या पतझड़ वन या मानसूनी वन पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जहां वर्षा आर्द्र पर्णपाती वन की अपेक्षा कम होती है। जैसे वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, वहां पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसमें आता है आम, बरगद, पीपल, महुआ, नीम, पलाश इत्यादि वृक्ष आते हैं। हम लोगों ने बात किया सदाबहार वन की, साथ ही बात किया पतझड़ वन या पर्णपाती वन या मानसूनी वन की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन, इसे कांटेदार वन के नाम से भी जानते हैं। कांटेदार वन, कांटेदार वन के नाम से भी इसे जानते हैं मरुस्थलीय वन को। जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां पर मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। मरुस्थलीय वन की विशेषताएं क्या होती हैं, विशेषताओं से भी प्रश्न करता है। जैसे वृक्षों की जो छाल होगी वो मोटी होती है। छोटी पत्तियां किस प्रकार के वृक्षों में पाई जाती हैं तो बताएंगे मरुस्थलीय वन। कांटे, जो वन होते हैं कांटे होते हैं वनों में। जड़ें लंबी होती हैं। पानी का अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन ना हो, इसके लिए मरुस्थलीय वन अपनी पत्तियों को कांटों में बदल लेते हैं और इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, पानी की तलाश में बहुत लंबी चली जाती हैं। अगर पूछे कि किस प्रकार के वनों में जड़ें बहुत लंबी पाई जाती हैं तो बताएंगे मरुस्थलीय वन। और कांटे किस प्रकार के वृक्षों में पाए जाते हैं तो मरुस्थलीय वन। कारण है कि पत्तियां ज्यादा होती हैं, पत्तियां चौड़ी होती हैं, तो वो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा करती हैं। पानी को बचाए रखने के लिए वो अपनी पत्तियों को अधिकतर वृक्ष कांटों में बदल लेते हैं और पत्तियां छोटी मिलेंगी और इनकी छाल मोटी पाई जाती है। मुख्य वृक्षों की अगर बात करें तो खेजड़ी, रोहिड़ा, कीकर, कैर, फोग, नागफनी, बबूल और खजूर मरुस्थलीय वनों की श्रेणी में आते हैं। खेजड़ी, रोहिड़ा, कीकर, कैर, फोग, नागफनी, बबूल और खजूर को रखा गया है। वहीं अगर बात करें किस क्षेत्रों में मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं, अगर इसकी बात करें तो पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी गुजरात और पश्चिमी पंजाब, हरियाणा में इस प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। जैसे आप लोग पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं राजस्थान, वहीं हिस्सा किसका है गुजरात का, वहीं कुछ महाराष्ट्र, कुछ भाग कर्नाटक में इस प्रकार के वृक्ष पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर वृक्षों की बात करें तो खेजरी पाया जा रहा है जो मरुस्थलीय वनों की श्रेणी में आता है। वहीं कीकर पाया जा रहा है। कीकर के बाद आप देख रहे हैं नागफनी भी मरुस्थलीय वन की श्रेणी में आते हैं। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें कैर देख रहे हैं, कैर का वृक्ष है, बबूल है। ये अपनी पत्तियों को कांटों में बदल लेते हैं और पत्तियां छोटी पाई जाती हैं, कांटे युक्त पाई जाती हैं। इन वृक्षों की छाल मोटी होती है और जड़ें काफी लंबी होती हैं। पानी की तलाश में ये लंबी चली जाती हैं। अगर इस तरह की विशेषताओं को देकर प्रश्न करें तो आप उत्तर क्या बताएंगे, मरुस्थलीय वन या कांटेदार वन। नेक्स्ट बात करते हैं मैंग्रोव वन। नेक्स्ट बात करेंगे मैंग्रोव वन, जिसे ज्वारी वन के नाम से या डेल्टाई वन, क्योंकि डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं। दलदली वन, क्योंकि दलदली भूमि में पाए जाते हैं। और लवणी वन, क्योंकि लवणी भूमि या जल में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे लवणी वन के नाम से भी जानते हैं। मैंग्रोव वन को विभिन्न नामों से जाना जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये वन खारे पानी अथवा अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर ये समुद्र के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और वहां भी पाए जाते हैं जहां नदियां समुद्र में गिर रही होती हैं और अपना डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो उन डेल्टाई क्षेत्रों में भी ये वन पाए जाते हैं। हम यह भी कह सकते हैं मीठे पानी और खारे पानी का जहां मिश्रण होता है वहां भी ये वन पाए जाते हैं। खारे पानी और मीठे पानी का मिश्रण कहाँ होता है, जहां नदियां आकर समुद्र में गिरती हैं, उन डेल्टाई क्षेत्रों में जहां अर्ध खारा पानी होता है वहां भी ये वन पाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि इनकी
दो जड़ें होती हैं, एक तो भूमि के अंदर होती हैं भूमिगत जड़ें, एक जड़ें वायवीय जड़ें होती हैं जिनसे ये श्वसन करते हैं और ये बहुत ज़्यादा जमीन को जकड़े रहती हैं, घनी रहती हैं, मजबूत होती हैं। इसलिए इन वनों को चक्रवातों से समुद्र तट की रक्षा करते हैं। ये वन चक्रवातों से समुद्र तट की रक्षा करते हैं। अगर प्रश्न आए कि वे कौन से वन हैं जो चक्रवातों से समुद्र तट की रक्षा करते हैं, तो आप बताएंगे मैंग्रोव वन, ज्वारी वन, डेल्टाई वन या दलदली वन या लवणी वन करते हैं। ये वन अगर प्रश्न करे कहाँ पाए जाते हैं तो बताएंगे भारत में ये वन सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में पाए जाते हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, साथ ही गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा, महानदी आदि नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। मैप के माध्यम से समझ रहे होंगे, पश्चिम बंगाल में पाए जा रहे हैं, गुजरात में पाए जा रहे हैं और साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ये वन पाए जाते हैं और साथ ही गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा, महानदियां आदि नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में भी ये वन पाए जाते हैं। इसीलिए तो इन वनों का नाम डेल्टाई वन भी रखा गया है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग बात करते हैं मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, जैसे सुंदरी, केवड़ा, इन सबको मैंग्रोव वनस्पतियों के नाम से हम जानते हैं। जैसे चित्र के माध्यम से जान रहे हैं, कुछ जड़ें इनकी भूमिगत होती हैं और कुछ जड़ें वायवीय होती हैं जो हवा में होती हैं। इनसे ये वन श्वसन करते हैं। जैसे सुंदरी का वृक्ष है जिसके नाम पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा पड़ा, सुंदरी का वृक्ष है जो एक मैंग्रोव वनस्पति है। साथ ही देख रहे हैं केवड़ा, ये भी मैंग्रोव वनस्पति है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पर्वतीय वन की। पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। हम लोग जैसे मैंग्रोव वनस्पतियों को पढ़े तो उसमें हम लोगों ने देखा वर्षा के आधार पर इसे विभाजित नहीं किया गया है। साथ ही पर्वतीय वनों को भी वर्षा के आधार पर विभाजित नहीं किया गया है और तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पतियां भी क्या होती हैं, बदल जाती हैं और इन वनों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो उत्तरी पर्वतीय वन कहते हैं, दूसरे को दक्षिणी पर्वतीय वन कहते हैं। जो हिमालय पर्वत पर वन पाए जा रहे हैं उनको उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिण भारत में जो प्रायद्वीपीय भारत में वन पाए जा रहे हैं उनको दक्षिणी पर्वतीय वन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जो प्रायद्वीपीय भारत में पहाड़ियां हैं उन पर जो वन पाए जा रहे हैं दक्षिणी पर्वतीय वन और जो हिमालय पर पाए जा रहे हैं उनको उत्तर पर्वतीय वन के नाम से जानते हैं। इन वनों को दो भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तरी पर्वतीय वन। इसमें हम लोग जानते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। जैसे 1500-2500 मीटर की ऊंचाई पर जो वन मिलते हैं उनको शीतोष्ण कटिबंधीय वन के नाम से जानते हैं। ये उत्तरी पर्वतीय वन के क्षेत्र में आते हैं, अर्थात पर्वतीय वन ही है। जैसे हम ऊंचाई प्राप्त करते जाते हैं वृक्ष शंक्वाकार होते जाते हैं। जैसे हिमालय से जो भूमि नीची है अर्थात कम ऊंचाई पर है, समुद्र तल से लेवल पर है या कम ऊंचाई पर है, वहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जा रहे हैं जिसमें मुख्यतः देवदार आ रहा है। ध्यान रखेंगे देवदार पूछा जाता है अक्सर कि देवदार किस प्रकार का वन है, तो आप बताएंगे पर्वतीय वन है। ओक भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। दूसरे पर बात करेंगे तो कोणधारी वन आते हैं। कोणधारी वन 2500 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई के बीच कोणधारी वन पाए जाते हैं जिनमें मुख्य वृक्ष चीड़, फर, स्प्रूस और ब्लू पाइन आते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है हम लोग जानते हैं टुंड्रा वनस्पति, जिसमें अधिक ऊंचाई पर जब हम लोग जाते हैं तो वृक्ष नहीं मिलते हैं बल्कि कुछ घास और शैवाल मिलते हैं। हम लोग जानते हैं कि शैवाल से पूरे विश्व में सर्वाधिक लगभग 70%
O2 का उत्सर्जन शैवाल ही करते हैं। अगर प्रश्न आए सर्वाधिक ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कौन करते हैं, उत्पादन कौन करते हैं, शैवाल ही करते हैं। शैवाल का मतलब है देशी भाषा में अगर समझा जाए तो जिसे काई के नाम से जानते हैं। टुंड्रा वनस्पतियां भी मिल रही उत्तरी पर्वतीय वन में, कोणधारी वन भी मिल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हिमालय की ओर जाते हैं, पर्वतों की ओर जाते हैं, अगर ऊंचाई जितना प्राप्त करते जाते हैं वृक्षों का आकार बदलता जाता है, अर्थात वो शंक्वाकार होते जाते हैं। हम लोगों ने जाना कि पर्वतीय वनों में देवदार, ओक, चीड़, फर, स्प्रूस, ब्लू पाइन, घास और शैवाल पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः भारत के प्रायद्वीपीय भाग में पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, जिनमें हम लोग जानते हैं नीलगिरी, अन्नामलाई और पानलनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को शोलास के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखेंगे। सबको मिलाकर क्या कहा जा रहा है, दक्षिणी पर्वतीय वन पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं पर जो वन पाए जाते हैं इनको मुख्यतः हम लोग दक्षिणी पर्वतीय वन कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत के। और जो नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों के आसपास वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को किस नाम से जाना जाता है, तो बताएंगे शोलास के नाम से जाना जाता है। पर्वतीय वनों में अगर वृक्ष की बात करें तो इसमें भोजपत्र आता है, चीड़ आता है, देवदार और फर आते हैं। ये वृक्ष भी याद रखेंगे, भोजपत्र कई बार पूछा है, देवदार को भी पूछा है, चीड़ को भी पूछा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं देवदार का वृक्ष है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। वहीं चीड़ को भी प्रश्न बनाता है, चीड़ किस प्रकार के वन है, तो पर्वतीय वन बताएंगे। ब्लू पाइन नाम से ही जान रहे हैं, ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है, ब्लू पाइन भी पर्वतीय वन के क्षेत्र में आता है। वहीं अगर बात करें स्प्रूस की, स्प्रूस आप लोग देख रहे हैं कि ऊंचाई प्राप्त करने पर एक कोणधारी हो गए हैं, जैसे ज्यादा ऊंचाई पर A1 पाए जाते हैं इसलिए कोण के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं ओक भी देख रहे हैं, फर भी देख रहे हैं, इनका आकार देख रहे हैं, त्रिभुजाकार टाइप हो जाता है, अर्थात कोण के रूप में हो जाते हैं। और देख रहे हैं भोजपत्र, इनकी पत्तियां जैसे लगता है कि चौड़ी ज्यादा होती हैं, आप भोजन कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम भोजपत्र के नाम से हम जानते हैं। हम लोगों ने पर्वतीय वनों में देखा, भोजपत्र देखा, फर देखा, ओक देखा, स्प्रूस देखा, ध्यान रखेंगे, साथ ही देखा देवदार, चीड़ और ब्लू पाइन। ये क्या है, पर्वतीय वन है। इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये वृक्ष निम्न में किस प्रकार के वन हैं, तो आप लोग बताएंगे कि ये पर्वतीय वन की श्रेणी में आते हैं। साथ ही देवदार, चीड़, ब्लू पाइन, स्प्रूस, ओक, फर और भोजपत्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रमुख वृक्षों की कुछ विशेषताएं हैं। कुछ वृक्ष हैं जिनकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे बात करें अगर चीड़ की, मुख्यतः उत्तराखंड में पाया जाता है। इस पेड़ से रेजिन प्राप्त किया जाता है जो तारपीन का तेल बनाने में, साबुन, कॉस्मेटिक सामान बनाने में उपयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। चीड़ से भी प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है। वहीं अगर तेंदू की बात की जाए, ये वृक्ष मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। इस वृक्ष की पत्तियां बीड़ी बनाने के काम आती हैं। बीड़ी बनाने में किस पेड़ की पत्तियां काम आती हैं, तो बताएंगे तेंदू की पत्तियां आती हैं। एक वृक्ष है विलो, यह उत्तर पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है, जिसे क्रिकेट के बल्ले बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर प्रश्न करें कि क्रिकेट के बल्ले बनाने में किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे विलो का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वन से संबंधित कुछ आंकड़े हैं जिनकी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति कब आई, अगर बात करें तो 1952 में घोषित की गई थी, जिसे 1988 में संशोधित करके राष्ट्रीय वन नीति 1988 की घोषणा की गई। इस वन नीति के अनुसार
मैदानी भागों में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए या कितने प्रतिशत वन रहने का लक्ष्य रखा गया, तो रखा गया 33% का। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में 67% भूभाग पर लक्ष्य रखा गया कि वन होने चाहिए न्यूनतम रूप में। वहीं अगर दूसरी बात करें, हम लोगों ने जाना कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी भागों में कितने प्रतिशत पर वन होने चाहिए, 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। वहीं पहाड़ी भागों में, पहाड़ी क्षेत्रों में अर्थात पर्वतों में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए, तो 67% भूभाग पर वन होने चाहिए। वहीं अगर बात करें भारत वन स्थित रिपोर्ट ISFR की, तो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रति 2 वर्षों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है कि कहां पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, कहां प्रतिशत में पाए जाते हैं, कहां पर वृद्धि कम हुई है इन 2 वर्षों में, किन राज्यों में, उसके आंकड़े को प्रस्तुत करता है। क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण वाले राज्य, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रश्न करेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है। आप लोग याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो बताएंगे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़ आता है। अगर सबसे कम वन की बात करें, किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन पाए जाते हैं, तो सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे कम पाया जाता है हरियाणा में, उसके बाद पंजाब, तीसरा आता है गोवा। आप लोग ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में और सबसे कम वन हरियाणा में पाए जाते हैं। वहीं प्रतिशत के अनुसार वनावरण वाले राज्य की बात करें, तो प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है, तो प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन मिजोरम में, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर मेघालय आता है। यहां प्रतिशत से तात्पर्य है कि मिजोरम में प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। मिजोरम में, जैसे एग्जाम्पल दूं कि मिजोरम के 1 हेक्टेयर में 1000 वृक्ष पाए जाते हैं, वहीं मध्य प्रदेश में 1 हेक्टेयर में 500 वृक्ष पाए जाते हैं। तो किसका प्रतिशत ज्यादा हुआ, मिजोरम का, अर्थात भूमि कम वनों की संख्या अर्थात वृक्षों की संख्या ज्यादा मिजोरम में है और सबसे ज्यादा भूमि पर वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये दोनों आंकड़े याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में मैंग्रोव वन अगर पूछे, मैंग्रोव वन मतलब ज्वारी वन, डेल्टाई वन, दलदली वन या लवणी वन के नाम से इसे जानते हैं। ये वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर गुजरात आता है, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। मैंग्रोव वनस्पतियां सर्वाधिक कहां पाई जाती हैं, तो बताएंगे पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं, दूसरे नंबर पर आता है गुजरात, तीसरे पर आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पौधों के पाए जाने की प्रकृति के आधार पर भी कुछ प्रश्न बनते हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट्स, जैसे नाम से ही जान रहे हैं जलोद्भिद, ऐसे पौधे जो जल में उगते हैं उन्हीं को जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं। जो पौधे जल में उगते हैं उनकी जड़ें कम होती हैं या अविकसित होती हैं या अनुपस्थित पाई जाती हैं, क्योंकि जड़ें हम लोग जानते हैं खनिज लवण और जल को अवशोषित करने का काम करती हैं। लेकिन जो जलीय पौधे होते हैं इनमें जड़ें कम विकसित अथवा अनुपस्थित होती हैं। पौधे बहुवर्षीय होते हैं, जैसे जलकुंभी, सिंघाड़ा, नीलकमल को हम लोग जानते हैं। ये क्या है, जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट्स हैं। अगर प्रश्न आए कि निम्न में कौन सा पौधा हाइड्रोफाइट्स है, तो बताएंगे जलकुंभी, सिंघाड़ा, नीलकमल। वही बात करें अगर लवणोद्भिद या हैलोफाइट्स, ऐसे पौधे जो लवणी मिट्टी और लवणी जल में पाए जाने वाले पौधे हैं,
उनको हम लोग लवणोद्भिद या हाइलोफाइट्स के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि मैंग्रोव वनस्पतियों में भूमिगत एवं वावी जड़ें पाई जाती हैं। वावी जड़ें क्या करती हैं, इनमें छिद्र होते हैं। ये जड़ें दलदल से बाहर निकलकर श्वसन करने का कार्य करती हैं। और लवणोद्भिद या हाइलोफाइट्स में इन मैंग्रोव वनस्पतियों को रखा गया है। अगर प्रश्न करें कि मैंग्रोव वनस्पतियां किस प्रकार की हैं, लवणोद्भिद हैं, तो बताएंगे लवणोद्भिद हैं या हाइलोफाइट्स, इंग्लिश में पूछे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मरोद्भिद या शुष्कोद्भिद, जिसको जेरोफाइट्स कहते हैं। शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधे, जिन स्थानों में पानी बहुत कम पाया जाता है और जड़ें अधिक विकसित होती हैं। किस प्रकार के पौधे में जड़ें अधिक विकसित होती हैं? हम लोगों ने जाना था मरुस्थलीय वनों में जड़ें अधिक विकसित होती हैं। उनको पौधों को मरोद्भिद, शुष्कोद्भिद या जेरोफाइट्स के नाम से जानते हैं। अधिकांश पौधों में तना प्रायः छोटा होता है, काष्ठीय होता है, मजबूत होता है, शुष्क, कठोर तथा मोटी छाल से ढका होता है। अधिकांश पौधों की पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं ताकि अधिक वाष्पोत्सर्जन ना हो, पानी की कमी को बचाया जा सके। जैसे इसमें पौधे आते हैं नागफनी, बबूल, खजूर और खेजड़ी को हम लोग जानते हैं। तो मरुस्थलीय पौधे को ही मरोद्भिद या शुष्कोद्भिद, जेरोफाइट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं मध्योद्भिद या मेसोफाइट्स। ना बहुत ही शुष्क ना ही बहुत आर्द्र भूमि में पाए जाने वाले पौधे को ही हम लोग मध्योद्भिद या मेसोफाइट्स के नाम से जानते हैं। इसमें साग, झाड़ी, वृक्ष, सभी प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, आम इत्यादि मध्योद्भिद या मेसोफाइट्स में आते हैं। वहीं क्रायोफाइट्स की अगर बात करें, टुंड्रा एवं शीत कटिबंध की वनस्पतियों को क्रायोफाइट्स के नाम से जानते हैं। हाइग्रोफाइट्स की अगर बात करें, दलदली एवं भूमध्य रेखी उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इससे पता चलेगा कि कितना सीखा। हम लोग चलते हैं, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वह वन कौन से हैं? ऐसे वन जो चक्रवात आते हैं समुद्र में, उनसे तटीय क्षेत्रों की रक्षा करने का काम करते हैं, वह कौन से वन हैं? तो हम लोगों ने इसे पढ़ा ही, जिसे मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। मैंग्रोव वन डेल्टाई वन या दलदली वन या लवणी वन के नाम से जानते हैं। इस समुद्र तटीय क्षेत्रों में और नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में, अर्थात जब नदियां समुद्र में गिरने को होती हैं तो उन डेल्टाई क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करती हैं, समुद्र तटों की रक्षा करती हैं। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? हम लोगों ने जाना ही कि पतझड़ वन भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जिन स्थानों पर 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन पाए जाएंगे? तो हम लोगों ने जाना कि जहां 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है वहां पर मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। मरुस्थलीय वनों की क्या विशेषताएं थी? ये पत्तियों को कांटों में बदल लेते हैं ताकि अधिक वाष्पोत्सर्जन ना हो, और इनकी जड़ें काफी लंबी, अर्थात काफी जमीन के अंदर चली जाती हैं पानी की तलाश में। इस तरह के प्रश्न आए तो आप बताएंगे क्या? मरुस्थलीय वन बताएंगे। इनमें पत्तियां छोटी होती हैं और इनकी छाल मोटी होती है, ये ध्यान रखेंगे। ये विशेषता मरुस्थलीय वन की है। वहीं चौथे नंबर पर चंदन, आंवला, महुआ, आम और सागौन आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और मरुस्थलीय वन। तो हम लोग जानेंगे कि शुष्क पर्णपाती वन में चंदन, आंवला, महुआ, आम और सागौन आदि प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं।
निम्न में किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? हम लोगों ने जाना क्षेत्रफल के अनुसार वन किस राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, तो उत्तर क्या है इसका? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर प्रतिशत पे पूछेगा तो आप बताएंगे मिजोरम में पाए जाते हैं। अगर प्रतिशत में प्रश्न आए कि प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो मिजोरम। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का सुंदर वन उदाहरण है, तो सुंदर वन किसका उदाहरण है? तो हम लोग जानते हैं सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वनस्पतियां में पाई जाती हैं। तो इसमें उत्तर क्या है? ज्वारी वन है। ज्वारी वन को विभिन्न नामों से हम लोग जानते हैं। हम लोग इसे मैंग्रोव वन के नाम से भी जानते हैं, साथ ही इसे दलदली वन के नाम से जानते हैं, साथ ही इसे डेल्टाई वन के नाम से भी जानते हैं और इसे ज्वारी वन के नाम से भी जानते हैं। उत्तर चाहे जो आए, तो उत्तर क्या होगा? मैंग्रोव वन ही होगा। सुंदर वन प्रश्न पूछा था तो है क्या? ज्वारी वन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन हैं। सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन सर्वाधिक व्यावसायिक वनों में आते हैं, क्योंकि इनकी लकड़ियां बहुत कीमती होती हैं, जिससे व्यवसाय किया जाता है। विभिन्न प्रकार के फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं, इसलिए ये वन व्यावसायिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो हम लोगों ने पढ़ा ही पर्वतीय वन। ऐसे वृक्ष जो पर्वतों पर पाए जाते हैं उनकी ऊंचाई ऑटोमेटिक समुद्र से ऊंची होगी। तो हम लोगों ने पढ़ा देवदार, चीड़ भी फिलहाल पढ़ा, लेकिन देवदार सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त करता है। तो समुद्र से सर्वाधिक ऊंचाई पर आपको देवदार का वृक्ष पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में नहीं आता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में नहीं आता है। साल, सागौन, शीशम, महोगनी। ये महोगनी नहीं आता है, बाकी सभी क्या है? पतझड़ वन के एग्जाम्पल हैं। किसके हैं? पतझड़ वन के एग्जाम्पल हैं। साथ ही महोगनी क्या है? तो महोगनी सदाबहार वन का उदाहरण है। सदाबहार वन किसमें आता है? सदाबहार वन उसे कहते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ये हमेशा हरे भरे होते हैं। महोगनी याद रखेंगे, सदाबहार वन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक वन चंदन की लकड़ी के नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियां मिलेंगी? तो दक्षिण का पठार, हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो यही उत्तर है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला पर उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। थैंक यू।